नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश और अदिश राशियों के बारे में, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। फिजिक्स में अगर आपको सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखने हैं तो आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको वेक्टर को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, इस बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश के बारे में जानना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वेक्टर है सदिश और स्केलर है अदिश। तो ये देखो, सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियों के बारे में। इनका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे समय या इस मार्कर का द्रव्यमान, इसको पूर्व में लेके जाइए, पश्चिम में लेके जाइए, उत्तर में लेके जाइए, दक्षिण में लेके जाइए, इसका द्रव्यमान फिक्स है, नियत है। तो ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण होगा, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो क्या कहलाती है? अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। तो वही मैंने लिखा है, ऐसी राशियां जिनका केवल क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण को कहते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, मतलब अदिश राशि को आपको व्यक्त करना है तो आपको एक संख्या चाहिए और एक मात्रक चाहिए। जैसे किसी वस्तु का वजन 5 किलो है तो 5 संख्या हो गई और किलोग्राम क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो ये है अदिश राशियां और इनका एग्जाम्पल है डिस्टेंस, दूरी, तापमान, समय, द्रव्यमान और एक स्पीड। ये जरूर ध्यान रखना है। डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, लेकिन इनको आप अच्छे से याद रखें। दूरी का मान फिक्स है, दिशा के हिसाब से नहीं बदलेगा। कुल पथ की लंबाई, किधर से भी चलें सब दूरी है। तापमान दिशा पर निर्भर नहीं करता। समय, द्रव्यमान और चाल, ये सभी राशियां दिशा पर निर्भर नहीं करती। इनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की जरूरत है। नोट क्या है? अगर अदिश राशियों को आपस में जोड़ना है, आपस में घटाना है, आपस में गुणा करना है, तो सिंपल जो आप मैथमेटिक्स में बीजगणितीय नियम लगाते हैं, उसी हिसाब से अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना है। तो यहां से यहां तक हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात की है। एग्जाम में क्या आपको यह पूछा जाएगा कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है? अगर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। जब प्रत्येक राशियां हमने बात की, अभी तक हमने दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इनके बारे में ही ज़्यादा बात की है। दूरी और चाल ये अदिश राशियां हैं और विस्थापन और वेग ये सदिश राशियां हैं। तो दूरी डिस्टेंस और चाल स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर इन दो को अच्छे से याद रखना। बाकी तापमान, टेम्परेचर, टाइम, मास ये तो है ही, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको बीजगणितीय, अलजेब्रिक जो आपके पास रूल्स है
उनसे ही इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना है। फिजिक्स में हमें जिनके बारे में अच्छे से जानना है वो है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां। इनकी परिभाषा के लिए, सदिश राशियां नाम से ही है, मैं आपको जनरल बता देता हूं कि ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक है। अगर मैं 5 न्यूटन बल इधर लगा रहा हूं दीवार पे और यही 5 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी कौन है, जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होना चाहिए, दिशा या डायरेक्शन होनी आवश्यक है। एक बात और होनी आवश्यक है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ में ये सदिश नियमों का भी क्या करती है, पालन करती है। क्या है सदिश नियम वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो और वो सदिश नियमों का पालन करती हो, उसको क्या कहेंगे, सदिश या वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और भी बहुत सारी है, लेकिन इनके बारे में आपको याद रखना है। अभी डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक लाइन और याद कर लें, वर्क अगर आपसे पूछे कार्य कौन सी राशि है, जो पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य या वर्क कौन सी राशि है, स्केलर, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे। जब वर्क पढ़ेंगे तब भी बात करूँगा, लेकिन अभी याद रखें वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये कौन सी है, वेक्टर। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, 2 क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर को हम कह रहे हैं सदिश और स्केलर को कह रहे हैं अदिश। नाम से पता लग रहा है ऐसी राशियां जिनमें दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और सदिश नियमों का पालन भी करें तो सदिश है। केवल परिमाण से ही राशि प्रदर्शित हो जाए, उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, तो वो कौन सी है, अदिश। दूरी, कार्य, तापमान, समय, द्रव्यमान, चाल, ये सब अदिश राशियां हैं। और ये विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां। इन दोनों के साथ साथ हम एक और क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिनको कहते हैं टेंसर या प्रदिश राशियां। इन राशियों के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखनी है बस। अगर दिशा बदलने पर मान बदल रहा है या अलग अलग सतह पर, जब हम प्रतिबल जिसको स्ट्रेस कहते हैं और जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम प्रदिश राशियों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि टेंसर क्वांटिटी भी होती है और इनकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। प्रतिबल जिसको स्ट्रेस कहते हैं और जड़त्व आघूर्ण जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों कौन सी राशि है, टेंसर क्वांटिटी या प्रदिश राशि है। एक बड़ी महत्वपूर्ण और नोट करने वाली बात यह है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जड़त्व आघूर्ण को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। तो विद्युत धारा जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। इस विद्युत धारा का मान भी होता है और दिशा भी होती है। मान का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट एक राशि है, क्वांटिटी है, जिसका यूनिट एम्पियर है। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो बच्चे के दिमाग में आएगी कि अगर परिमाण भी है और दिशा भी है
तो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। लेकिन याद रखें तीसरी लाइन भी जरूरी है, सदिश नियमों का भी पालन होना चाहिए। विद्युत धारा ऐसी राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बोर्ड पर आपको जो भी चीजें दिख रही है बिल्कुल सेलेक्टेड है, इजी वे में आपको इस पैटर्न से लिख के बताया गया है। आपका काम है अच्छे से समझना, अच्छे से नोट्स बनाना और उनको बार बार रिवाइज करना। विद्युत धारा कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या अदिश राशि है। अब एक सिंपल सी बात, सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का प्रदर्शन। सदिश को तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें उसकी पूंछ जो है वो प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और इसका जो सिर है वो फाइनल पॉइंट को बताता है। अगर तीर की लंबाई कम या ज्यादा है तो लंबाई भी मैग्नीट्यूड को बताती है। जैसे आपके पास दो सदिश है, एक सदिश ये, एक सदिश ये, तो कौन से सदिश का मान ज़्यादा है? मान लो इसको अपन A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं, तो B सदिश का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। एरो की लंबाई से मैग्नीट्यूड का पता लगता है। तीर के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो टेल है वो इनिशियल पॉइंट को और जो आगे वाला हेड वाला पार्ट है वो फाइनल पॉइंट को। यह एक बात देखिए, मैंने दो सदिश बताए, एक सदिश A जिसकी डायरेक्शन इधर है, दूसरा सदिश B जिसकी डायरेक्शन इधर है। लंबाई दोनों सदिश की बराबर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण बराबर है, क्योंकि लंबाई किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड के लिए आपको उस राशि के दोनों तरफ ऐसे डंडे जिनको मॉड्यूलस कहते हैं। तो देखो A और B का मान परिमाण बराबर है, इसलिए A मॉड्यूलस और B मॉड्यूलस तो बराबर है। मॉड्यूलस का मतलब है दो डंडे। लेकिन मॉड्यूलस नहीं लगाओगे और A सदिश और B सदिश के बारे में बात करेंगे तो मान तो बराबर है लेकिन दिशा अपोजिट है। A जिधर जा रहा है B उसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए कैसे प्रदर्शित करेंगे? A सदिश बराबर माइनस B सदिश। माइनस का मतलब क्या है कि B सदिश A सदिश के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। सदिशों का प्रदर्शन, अभी तो सदिश के बारे में हम एक एक बात बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ेंगे, लेकिन अदिश राशियां, सदिश राशियां, टेंसर या प्रदिश राशियां जिसमें प्रतिबल और जड़त्व आघूर्ण, विद्युत धारा कौन सी क्वांटिटी है, अदिश राशि, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, सदिशों का प्रदर्शन कैसे करेंगे? एरो से। एरो की लंबाई किसको बताएगी? उस वेक्टर या सदिश के मैग्नीट्यूड या परिमाण को। अगर दो सदिश ऐसे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन सदिश को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस ये बताता है कि दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सदिश की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार या टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। दोस्तों आपने फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर एक जनरल डेफिनेशन देखी होगी और उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है, जो पैटर्न्स है, उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सदिश के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। पहला सदिश है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। जितने भी एग्जाम हैं उनमें अगर क्वेश्चन टाइप ऑफ वेक्टर से पूछा जाएगा तो इकाई सदिश से जरूर पूछा जाए। अब वो जमाना गया कि आपसे पूछा जाए कि सदिश किसे कहते हैं और सदिशों के प्रकार के बारे में समझाइए। हमें कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान देना है और हम पहले बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश के बारे में। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, कोई ऐसा सदिश जो वास्तव में डायरेक्शन बताने के लिए है,
क्योंकि इसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। फिर भी फिजिक्स में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में बात करते हैं। यदि सदिश का मैग्नीट्यूड या परिमाण इकाई या 1 हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इकाई सदिश। इकाई सदिश आपको यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो जो भी सदिश है उससे डिवाइड कर दो उस सदिश के मैग्नीट्यूड से। फॉर्मूले में जैसे आपके पास ए वेक्टर है तो ए यूनिट वेक्टर ए का इकाई सदिश बराबर ए सदिश ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉड्यूलस। ए मॉड्यूलस का मतलब ए का परिमाण। या यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी सदिश उस सदिश के परिमाण और इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। वास्तव में इकाई सदिश क्या बताती है? डायरेक्शन, उस सदिश की दिशा को बताती है, क्योंकि परिमाण तो मैग्नीट्यूड तो 1 है ही। तो पहली बात तो याद रखें, यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो भी वेक्टर है उसे डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड से। मैं आपको बता चुका हूँ ये लाइनें मॉड्यूलस और ए मॉड्यूलस का मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग एकांक या जो इकाई सदिश है उनको एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड एक्स के लिए के कैप होता है। ये एक्स एक्सिस है इधर, ये आई कैप, वाई एक्सिस है जे कैप और जेड एक्सिस है तो के कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कैसे निकालेंगे? एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ और इसकी अप्रोच को भी आप समझें। मान लें एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपके पास एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। ये जो टॉपी है इसको कैप बोल रहे हैं ना, ए कैप। तो वेक्टर या सदिश क्या है? देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये कोई वेक्टर है। एग्जाम में आपसे पूछा गया इसके यूनिट वेक्टर के बारे में बताइए। देखो, पहले मैंने एज इट इज मान लो इस वेक्टर को a बोल रहे हैं तो a वेक्टर ये है। अब आपको a यूनिट वेक्टर चाहिए तो a वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर तो ये है ही। ऐसे वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, और इसका अंडर रूट कर दे। 9 और 4 13 और 1 14, तो ए मॉड्यूलस कितना हो गया? अंडर रूट 14। तो इकाई सदिश की वैल्यू 2i के प्लस 3j के प्लस के अपॉन में अंडर रूट 14। क्यों? क्योंकि ए सदिश का मैग्नीट्यूड ये है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन या चारों ऑप्शन में से आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आप जानते हैं ये अंडर रूट 14 सबके नीचे है। इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2i के अपॉन में अंडर रूट 14, 3j के अपॉन में अंडर रूट 14, के अपॉन में अंडर रूट 14, और ये वैल्यू आ गई किसकी? इकाई सदिश की। ये क्वेश्चन बताने के पीछे पर्पज क्या है? देखो, वेक्टर ऐसे भी दिए जा सकते हैं। ऐसे देते हैं आधे बच्चे बेहोश की, यार ये क्या है? ये जो है ये वेक्टर है। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? जो आगे नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, जोड़ दो और अंडर रूट कर लो। ये देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो √14। आंसर ऐसे भी हो सकता है, कई बार ऐसे होता है तो कुछ बच्चों की जिनके मैथमेटिकल अप्रोच ठीक नहीं है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वरना इससे ये समझना दोनों एक ही बातें हैं। आप जानते हैं ना, अगर ये अलग अलग है इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखो सबका एलसीएम √14 आ जाएगा, और अगर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर ऊपर की संख्या एज इट इज, जैसे मान लो ये आपके पास भिन्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको और लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश आपको समझ में आना चाहिए। इकाई सदिश निकालने के लिए वो सदिश और उसको डिवाइड कर दे उसके मैग्नीट्यूड से। मैं फिर कह रहा हूँ, इकाई सदिश वास्तव में उस सदिश की डायरेक्शन को बता रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है। एक्स, वाई और जेड अक्स, इसके रिलेशन में यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आपको कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये देखिए। अगला टाइप है लाइक वेक्टर या सहजातीय सदिश, और दूसरा है विजातीय सदिश। सहजातीय लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर क्या है? आपके पास ए सदिश है जिसका डायरेक्शन इधर है, बी सदिश है जिसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका मान देखो, मैंने बताया था इस तीर के निशान की लंबाई से आप उस सदिश के मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं, परिमाण का पता लगा सकते हैं। तो ए और बी में ज्यादा मान किसका है? बी का। लेकिन सहजातीय का मतलब आप याद रख लें, अगर दोनों सदिश की डायरेक्शन सेम है तो इसको कहेंगे लाइक वेक्टर, सहजातीय सदिश। यहां देख लीजिए, विजातीय सदिश या अनलाइक वेक्टर। ए सदिश जिसका डायरेक्शन इधर है, बी सदिश जिसका डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको कहेंगे अनलाइक वेक्टर, विजातीय सदिश। सहजातीय या लाइक वेक्टर कौन से हैं? जिनके डायरेक्शन सेम हो। अनलाइक कौन से? जिनके डायरेक्शन अपोजिट हो। लेकिन ऐसे पूछ ले तो बात ठीक है, लेकिन वो ऐसे पूछेगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर, बी सदिश बराबर एम गुणा ए सदिश। फिर वो क्वेश्चन में बोलेगा यदि एम धनात्मक नियतांक या पॉजिटिव कांस्टेंट है तो बताइए बी और ए कौन से वेक्टर है। अब बच्चे ने सीधी परिभाषा पढ़ी थी कि जिनकी डायरेक्शन सेम है वो सहजातीय सदिश होते हैं। कितना आसान है याद करना, जिनकी डायरेक्शन सेम वो लाइक वेक्टर। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को जब एग्जामिनर पूछता है तो ऐसे पूछता है कि बी सदिश बराबर एम गुणा ए सदिश। यहाँ पर एम एक धनात्मक नियतांक है, बताइए बी और ए दोनों जो सदिश है वो कौन से हैं? लाइक है, अनलाइक है, क्या है? तो दोस्तों अगर m धनात्मक कांस्टेंट है, नियतांक है, तो b और a कौन से हैं? लाइक सदिश है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वैसे भी m का मान धनात्मक होने का मतलब है डायरेक्शन सेम है, अगर ऋणात्मक होती तो अपोजिट आ जाती। जैसे मान लीजिए a जो भी है b का मान a का डबल है, तो यहां पर जो m है ना वो ये बता रहा है कि b का मान a के कितने गुना है। मान लीजिए b इसका डबल है तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी, डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस के 2। अनलाइक में देखिए a वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और b का उसके जस्ट अपोजिट है। b वेक्टर बराबर n और a वेक्टर, यहां मैंने माइनस लिख दिया वरना आपको यहां माइनस नहीं दे और फिर बोले कि यहां पर n एक ऋणात्मक कांस्टेंट है, तो बताइए b और a कौन से सदिश है। दोस्तों n अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो कौन से हैं? अनलाइक वेक्टर है।
अब जब आपको ये अप्रोच पता लग गई तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया कि अरे सर सिंपल सी बात है, इसको इतना जोर दे के बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर मैं ये ऐसे बोलूँ कि डायरेक्शन सेम है तो सजातीय सदिश, और अपोजिट है तो विजातीय सदिश, और एग्ज़ाम में ऐसे आ गया तो कई बच्चों के दिमाग में ऐसी थॉट आ ही नहीं पाती, वो कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं। बी सदिश बराबर n गुणा ए सदिश। फिर आपसे बोले कि यदि n का मान ऋणात्मक है तो b और a कौन से सदिश है? विजातीय सदिश। b सदिश बराबर m गुणा a सदिश, यदि m का मान धनात्मक है तो ये दोनों कौन से सदिश है? सहजातीय। ये विजातीय, ये सहजातीय। डायरेक्शन सेम सहजातीय, डायरेक्शन अपोजिट विजातीय। इसी सहजातीय या लाइक वेक्टर में अगर दोनों सदिश की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो उसको कहेंगे समान सदिश। और इसी विजातीय या अनलाइक वेक्टर में दोनों सदिश का मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। ये देखो नेगेटिव किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। तो इसको कहेंगे विपरीत सदिश। समान सदिश क्या है? दो ऐसे सदिश जिनके डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। विपरीत सदिश दो ऐसे सदिश जिनके मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। लाइक अनलाइक। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो संख्या है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। यूनिट वेक्टर, तो ये था टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। अच्छे से इस बात को समझें। यूनिट वेक्टर को तो आप क्या है ये अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थे टाइप ऑफ वेक्टर जिसमें यूनिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का ही पार्ट है समान सदिश और अनलाइक या विजातीय सदिश का ही पार्ट है विपरीत सदिश। टाइप ऑफ वेक्टर के बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। दोस्तों बड़ी क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को देखें, बिना किसी टेंशन के एक एक स्टेप को आप ध्यान से पढ़ें। सदिशों को जोड़ते कैसे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए, सदिशों का योग या एडिशन ऑफ वेक्टर, और इसके लिए जो एक नियम है वो है त्रिभुज का नियम या ट्रायंगल रूल। क्या है? आपको एक सदिश ए दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन इधर है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे वो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी आप जोड़ना कैसे है उसको अच्छे से सीख लें। एक सदिश बी जिसकी डायरेक्शन ऐसे बताई हुई है, ये देखिए। आपको रिजल्टेंट या परिणामी सदिश निकालना है इन दोनों को जोड़कर। ए सदिश को जोड़ेंगे, बी सदिश को जोड़ेंगे और परिणामी सदिश आर, रिजल्टेंट वेक्टर को लिख रहे हैं आर से। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है कि ए सदिश की डायरेक्शन ऐसे है और बी की ऐसे है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अभी मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, आपको ट्रायंगल रूल के बारे में कैसे अप्लाई करना है चीजें वो बता रहा हूं। ए सदिश बी सदिश दोनों को जोड़ना है, जो आएगा उसको कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आर से बता रहा हूं। अगर इन दोनों सदिश का रिजल्टेंट या परिणामी सदिश निकालना है तो ये जो पहला सदिश है ए, उसको एज इट इज लिख लें। दूसरे सदिश की पूंछ को पहले सदिश के सिर के साथ रखें और जैसा सदिश की दिशा है वैसा का वैसा ही लिख दें। ये कौन सा हो गया? बी सदिश। पहले सदिश के टेल से और दूसरे सदिश के हेड की तरफ जाता हुआ जो लाइन होगा वो किसको बताएगा? ये है रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। और इस ए सदिश के सापेक्ष जो इसका कोण है इसको कहते हैं अल्फा।
और tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। एक बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि देखो ये कोण है प्रारंभिक या जो पहला सदिश है उसका, उसके सापेक्ष परिणामी सदिश किस कोण पर है, ये है अल्फा। लेकिन यहाँ कौन आ रहा है थीटा, ये कौन सा कोण है? पहले आप tan अल्फा का फॉर्मूला याद रखें, b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। b कौन है? ये सदिश की वैल्यू, sin थीटा हो जाएगा a प्लस b कोस थीटा। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो देखो b sin थीटा अपॉन b कोस थीटा, बस इधर आगे प्लस में a जोड़ना है, सदिश a। सर ये थीटा कैसे निकालेंगे? अगर दो सदिश और उनकी डायरेक्शन आपको बता रखी है, थीटा निकालने के लिए आप सदिशों के पूंछ से पूंछ को जोड़ दो या सिर से सिर को जोड़ दो। जैसे ये सदिश a है और इस डायरेक्शन में सदिश b है, दोनों के हेड या सर जोड़ दिए, ये जो कोण है ये थीटा है। ऐसे कर लो, मान लो ये सदिश a है और ये इस डायरेक्शन में सदिश b है, दोनों की पूंछ आपस में मिला दी तो ये कोण कौन सा हो गया? थीटा। अगर आपको दो सदिशों के बीच थीटा निकालना है, या तो दोनों के टेल से टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो। अल्फा कौन है? जो पहला सदिश है उसके सापेक्ष परिणामी सदिश का कोण tan अल्फा, जिसको निकालने के लिए b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। अब अगर आप थीटा यहां से निकाल लेते हैं तो परिणामी सदिश जो है उसका मान कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और क्या कर देंगे? अंडर रूट। यह है त्रिभुज का नियम। जैसे ही मैं ये चीजें बता रहा होता हूं, बच्चों के दिमाग में ऐसे चलता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जब क्वेश्चन कैसे आएगा, जब हम बात कर लेंगे। अभी चीज़ों को बिल्कुल इजी तरीके से आप सोचें। मैं 1000 बार कह चुका हूं, कब क्या करना है यही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है कौन सी डायरेक्शन है। अभी आप देखो a सदिश है, b सदिश है, इनको जोड़ना है और परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। a सदिश को ऐसा कैसा यहाँ लिखा, b सदिश की जो डायरेक्शन थी उसको ऐसे कैसे यहाँ रख दी। रखने का पैटर्न क्या है कि पहले सदिश के सिर के साथ दूसरे सदिश की पूंछ जोड़नी है, फिर प्रारंभ से लेकर इसके हेड तक जो जाएगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ए सदिश और रिजल्टेंट के बीच का कोण अल्फा और tan अल्फा की वैल्यू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा। अब ये थीटा कैसे निकालें? जो दो सदिश है उनकी टेल से टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो, फिर जो कोण आएगा वो थीटा। और परिणामी सदिश निकालने का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट। अब यहाँ वो v दे दे, चाहे p दे दे, चाहे q दे दे, कुछ भी दे, मैंने a और b माना है। मान लो p और q आ जाए तो फॉर्मूले उसी हिसाब से हो। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। यदि दो सदिशों के मान बराबर है, आपको वो कह रहा है दो सदिश है हमारे पास जिनके मान बराबर है, थीटा नहीं दे रखा, क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट परिणामी सदिश जो भी थीटा है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यहां पर ये दोनों के मान मैग्नीट्यूड बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। परिणामी सदिश जो थीटा है उसको बिल्कुल बीच में से काटेगा। कैसे? देखिए परिणामी सदिश निकालने का क्या करना है, जैसा a है वैसे रख दो, जैसे कि जैसे b है उसको यहां रख दो। इसके प्रारंभ से इसके हेड की तरफ जो जाएगा वो परिणामी है,
इस सदिश ए को ऐसे रखा और बी को पूंछ से पूंछ मिलाई तो देखो थीटा कितना आया 90 डिग्री। अब ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो इसको बिल्कुल बीच में से काट रहा है। ये कौन सा हो गया? परिणामी सदिश। और थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। या यूं कह सकते हैं अगर दो सदिशों का परिणामी सदिश थीटा का बिल्कुल हाफ है या थीटा को दो भागों में काट रहा है तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और ये अल्फा कितना हो गया? 45 डिग्री। इस चीज को समझें या सिंपल देखिए, दो सदिश है, दोनों के मान बराबर है और दोनों सदिशों के बीच का थीटा 90 डिग्री है। फिर आपसे बोला जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। देखो परिणामी का a² + b² + 2ab cos थीटा। कॉन्सेप्ट में हमको दिया हुआ है कि दोनों का मान बराबर है तो मैंने b की जगह भी a लिख दिया क्योंकि a जितना है उतना ही b है। a² + a² + 2aa cos थीटा कितना है? 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब ये 0 हो गया तो 0 से ये गुणा हुआ तो वो भी 0 हो गया। रिजल्टेंट मान जो है वो 2a² आ गया। a² का अंडर रूट करेंगे तो बाहर आ गया a और a√2। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि दो सदिश हैं, दोनों के मान बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण बराबर है और थीटा 90 डिग्री है तो परिणामी सदिश किसी एक सदिश का मान उसको किससे गुणा कर लेंगे? √2 से। दो वस्तुएं या एक वस्तु का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी वस्तु का वेग भी 30 मीटर प्रति सेकंड। इसको कह रहे हैं VA, इसको कह रहे हैं VB, दोनों के मान बराबर है और थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो परिणामी सदिश क्या होगा? किसी एक सदिश का मान उसको किससे गुणा कर लें? √2 से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है कि दो सदिश हैं, दोनों के मान मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है और दोनों के बीच थीटा 90 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा? बिल्कुल बीच में से 45 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट किसी एक सदिश का मान को √2 से गुणा कर देंगे। एग्जाम में ये चीज़ें आए तो आप पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको चीज़ें कंडीशन पता होनी चाहिए कि दो सदिश है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा 90 है। बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? किसी एक सदिश का मान √2। विदिन सेकेंड आपको इसका जवाब देना है। सदिशों को जोड़ने के दौरान त्रिभुज नियम के बारे में हम बात कर रहे थे। 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं सदिशों के योग के दौरान, एडिशन ऑफ वेक्टर के दौरान। त्रिभुज नियम में थीटा कैसे ज्ञात करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, tan अल्फा का मान कैसे होता है, ये हमने बात कर ली है। फिर भी ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली देखिए, आपके पास A सदिश है जिसकी डायरेक्शन इधर है, आपके पास B सदिश है जिसकी डायरेक्शन ये है। आपको दिया हुआ है कि A सदिश का परिमाण और B सदिश का परिमाण, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। फिर आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में या रिजल्टेंट वेक्टर का मान ज्ञात करो। यहां से हमने क्या किया, दोनों की टेल से टेल मिलाई और थीटा बराबर कितना निकला? 90 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा और √। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मान निकालना है तो आपको पता होना चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा कितना है? 90 डिग्री।
और कोस 90 का मान कितना होता है 0। जब कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा और a² प्लस b² बच जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि a और b का मान बराबर है, तो आप b की जगह भी a मान सकते हैं। तो क्या हो गया a² प्लस b² अंडर रूट। तो यहाँ a² करेंगे तो 2a², कहने का मतलब r बराबर क्या हो गया a² और ये 2 बार 2a²। a² बाहर आएगा तो a और अंडर रूट 2, तो ये मान हो गया। अगर दो सदिश जिनके मान बराबर है और दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, एक सदिश का मान गुणा में अंडर रूट 2। परिणामी सदिश अगर आपको निकालना है तो आपको पता है ये सदिश a, ये सदिश b। परिणामी सदिश के लिए इसकी टेल से इसके हेड तक ये डायरेक्शन होगी और ये होगा रिजल्टेंट, और इसका मान कितना होगा a√2। इस एंगल को कहेंगे एंगल अल्फा, और tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा। जब आपको थीटा गिवन है, a और b की वैल्यू पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगली जो कंडीशन है वो देखिए क्या है। इसमें a सदिश का डायरेक्शन ये है और b का ये है, दोनों के मान फिर से बराबर है। जब हम थीटा निकाले दोनों की टेल से टेल मिला के तो 60 डिग्री आया, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखनी है 1/2। फिलहाल ये वैल्यू आप याद रख लें, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 120 की वैल्यू -1/2। फॉर्मूला वही लगेगा। जब a और b बराबर है तो हम a ही रख देते हैं b की जगह b, 2a b की जगह भी यही, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और ये भी क्या हो गया a², तो 3 बार a² हो गया। a² में से बाहर आएगा तो a। अगर दोनों के बीच कोण 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान, किसी एक सदिश का मान, उसको √3 से गुणा कर लेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद करना है। दो सदिश है, दोनों के मान मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा निकाला 120 डिग्री आया, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान वही आएगा जो किसी एक सदिश का मान होगा। ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है कि बच्चे कैलकुलेट करते रह जाते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको बोला जाए कि दो दिशाओं में वेग का मान या दो सदिश का मान 30 मीटर पर सेकंड है, दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री है, परिणामी सदिश का मान बताइए। अगर दोनों का मान बराबर है और दिशा या थीटा 120 डिग्री है तो किसी एक का मान परिणामी होगा, आंसर 30 ही आएगा। ये फॉर्मूला लगाओ, थीटा ढूंढो, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 60 है तो किसी एक का मान √3, और 90 है तो किसी एक का मान और √2। सबकी वैल्यू मैंने आपको यहां पर बता रखी। इन 3 कंडीशन को आप याद रख लें। ये कब अप्लाई होगी? जब दोनों सदिश के मान बराबर है। अगर थीटा 90 है तो ये, 60 है तो एक सदिश का मान गुणा √3, और अगर थीटा 120 है तो किसी एक सदिश का मान ही परिणामी सदिश के बराबर होगा। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। रिजल्टेंट के लिए a² + b² + 2ab कोस थीटा ये फॉर्मूला होता है।
परिणामी सदिश के लिए tan अल्फा निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। परिणामी सदिश का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले सदिश को लिखेंगे, इस सदिश के हेड से दूसरे वाले का टेल जोड़ेंगे, इसके इनिशियल से इसके हेड तक जो है ये डायरेक्शन होगी किसकी, परिणामी सदिश की। तो ये डायरेक्शन, और ये हो गया अल्फा कोण। कोई भी थीटा दे रखा हो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक बात और देखो, अगर थीटा 0 है तो कोस 0 का मान होता है 1। अगर थीटा 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। अगर थीटा 0 डिग्री है, इस कंडीशन में परिणामी वेग का मान मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 180 डिग्री है, इस कंडीशन में परिणामी सदिश का मान मिनिमम होगा। और आर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मान दोनों सदिश का जोड़ हो सकता है, योग हो सकता है, टोटल हो सकता है, और मिनिमम मान दोनों का डिफरेंस हो सकता है। ध्यान से देखना भाई, दो सदिश है, दोनों का मान बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर आप निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट या परिणामी सदिश का मान मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। मिनिमम कब हो सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मान दोनों वेक्टर के जोड़ने के बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। और मिनिमम उन दोनों के अंतर में हो सकता है। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, मान लो एक वेक्टर है 5 और दूसरा वेक्टर है 3। डायरेक्शन में अभी लिख नहीं रहा क्योंकि मेरे को ये बात बतानी है। इन दोनों का परिणामी सदिश का मान देखो, इनका मैक्सिमम मान दोनों को टोटल करें तो 8, और मिनिमम मान कितना होगा, 5 में से 3 गए तो 2। थीटा कितना भी बदल जाए, इन दोनों सदिश का रिजल्टेंट परिणामी जो भी आएगा वो मैक्सिमम दोनों का टोटल और मिनिमम एक दूसरे को माइनस कर देंगे। जो परिणामी या रिजल्टेंट आर का मान होता है वो हमेशा ही आर मैक्स और आर मिनिमम के बीच होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। कई बार लंबा सारा सवाल आपको मिलेगा कि ये है और परिणामी वेग का मान 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता चल रही है, लेकिन हर चीज़ को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये पता होना चाहिए। रिजल्टेंट का मान मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2 है और थीटा मान लो आपको कुछ भी दिया हुआ है, और पहले ऑप्शन में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 6 और चौथे ऑप्शन में 8 आंसर है। थीटा मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन ऑप्शन देखिए। परिणामी सदिश का मान कितना हो सकता है, ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ। इससे पहले आप एक बार चेक तो कर लो ऑप्शन को। देखो, जब 2 सदिश है, परिणामी का मान या रिजल्टेंट का मान ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है, इसके बीच हो सकता है, न इससे ज़्यादा हो सकता है न इससे कम हो सकता है। देखो 5 और 3 का मैक्सिमम कितना है, 8। 5 में से 3 गए तो मिनिमम कितना हो गया, 2। 8 और 2 के बीच मान हो सकता है। तो देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा मान नहीं हो सकता, 1 वाला। तो कि चारों में से परिणामी वेग का मान कौन सा नहीं है, तो ये मान लो ये संख्या 16 दे दी थी और इसको मैं 18 बोलूं। अब देखो, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कम है, 16, 18, 8 से ज़्यादा है, इसलिए परिणामी रिजल्टेंट क्या हो गया, 4। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है,
दो सदिशों की वैल्यू आपको बता रखी है। थीटा कुछ भी हो, मैक्सिमम मान दोनों का टोटल होगा, मिनिमम दोनों का एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, माइनस बी। मिनिमम मान कब आएगा? जब थीटा 180 डिग्री होता है। मैक्सिमम मान कब आएगा? जब थीटा 0 डिग्री होता है। रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मान सदैव हमेशा आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच होगा। तो आप आंसर को एक बार चेक तो कर लें कि दो सदिशों के मान दे रखे हैं, तो एक बार जोड़ के एक बार माइनस करके क्या रिजल्टेंट या ऑप्शन इसके बीच का है? क्या पता बाकी तीन ऑप्शन इनके बाहर वाले हों। पहले ये चेक कर लें, उसके बाद फॉर्मूला आपके पास है। थीटा की वैल्यू देखो, बहुत सारों की वैल्यू अपने को पता लगी। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 120 की वैल्यू -1/2 और यहाँ पर कोस 180 की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और किसी भी दो अगर आपके पास सदिश है तो रिजल्टेंट परिणामी वेग मैक्सिमम कब आएगा? जब थीटा 0 हो, और मिनिमम कब आएगा? जब थीटा 180 डिग्री हो। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट और सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है ये आपको अच्छे से समझना है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को तो आपको याद कर ही लेना है। अगर थीटा 120 डिग्री है तो किसी एक सदिश का मान, 60 डिग्री है तो एक सदिश और √3, और अगर 90 डिग्री है तो कोई एक सदिश और उसको √2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सदिशों के योग की एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। हमने त्रिभुज का नियम और त्रिभुज के नियम को कैसे अप्लाई करना है ये अच्छे से समझ लिया है। फिर एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। मान लो आपके साथ एक सदिश है A और दूसरा सदिश है B। अगर आपको परिणामी सदिश की दिशा निकालनी है तो A सदिश को जैसा है वैसा रखें, B सदिश को उसके सर के पास और इसकी पूंछ को मिला दें। फिर ये जो प्रारंभिक इसका टेल पॉइंट है और इस वाले सदिश का जो हेड पॉइंट है, इसके टेल से इसके हेड की डायरेक्शन में परिणामी सदिश की दिशा होगी। और इस A सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश का कोण कितना होगा? अल्फा, जिसको हम कह रहे थे tan अल्फा। tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था, अगर ये सदिश B है तो B साइन थीटा A प्लस B कोस थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? इन दोनों सदिश की टेल से टेल या हेड से हेड मिला दो। अगर मैंने ये A सदिश और इस B को ऐसे मिला दिया तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। और अभी आपको कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। एक और नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। पैरेललोग्राम का जो रूल है, समांतर चतुर्भुज का जो नियम है, वो क्या कहता है? देखा जाए तो यही नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन बस लैंग्वेज थोड़ी बदली है। आपके पास वही दो सदिश है। परिणामी सदिश निकालने के लिए इस बार आपको इसके हेड से इसकी टेल नहीं मिलानी, दोनों की टेल को टेल से मिला दो। देखिए, दोनों की टेल को टेल से मिला दिया। वास्तव में देखा जाए तो यही क्या था? थीटा। ये इस समांतर चतुर्भुज की क्या हो गई? एडजासेंट या पास पास वाली भुजाएं हो गई, एडजासेंट साइड होगी। तो यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की एडजासेंट साइड हो तो परिणामी सदिश इस समांतर चतुर्भुज का डायगोनल या विकर्ण होगा। यहां पर ये सदिश A, ये B, ये दोनों एडजासेंट साइड हो गई। परिणामी सदिश ये रहा R, ये इसका क्या हो गया? विकर्ण। R निकालने का वही फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है। दोस्तों, A के सापेक्ष परिणामी सदिश का जो कोण है वो अल्फा, और हम अल्फा का फॉर्मूला ऐसे लिखते थे। शायद समांतर चतुर्भुज नियम का एक फायदा यह है कि मान लो वो आपसे पूछे कि परिणामी सदिश का
बी सदिश के सापेक्ष कोण कितना है। अभी ए के सापेक्ष पूछ रहा है। जिस भी सदिश के सापेक्ष पूछा जाए, देखो जब ए के सापेक्ष पूछा गया था तब यहां बी आ रहा था। अब बी के सापेक्ष पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा बी प्लस ए कोस थीटा। यह है टेन बीटा। यहां से बी सदिश और परिणामी सदिश के बीच का कोण। जिस भी सदिश के सापेक्ष निकालना है, यहां पर दूसरा सदिश आएगा बी। जैसे ए के सापेक्ष निकालना है तो यहां बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा, और बी के सापेक्ष निकालना है तो यहां ए आएगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। एक बात तो ये पैरेललोग्राम नियम से एक फायदा तो यह है कि अगर वो परिणामी सदिश की दिशा दोनों में से किसी सदिश के सापेक्ष निकालना के लिए बोले तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर ए के सापेक्ष ही बोला गया है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो परिणामी सदिश की दिशा किसके सापेक्ष पूछ रहा है। टेन अल्फा ए के सापेक्ष और टेन बीटा बी के सापेक्ष। फॉर्मूला ऐसे होगा, जब ए के सापेक्ष निकालना है तो यहां बी आएगा, और जब बी के सापेक्ष निकालना है तब यहां ए आएगा। पॉलीगॉन या बहुभुज का नियम। मान लो आपके पास 2 नहीं 3 4 5 वेक्टर है जिनको आपस में जोड़ना है, तो बहुभुज का नियम लगेगा। बाकी नियम वही है त्रिभुज का नियम। जैसे सदिश है उन सबको हेड टू टेल जोड़ देंगे, ये ए और ये बी। अगर दोनों को जोड़ना है तो इनका परिणामी सदिश ये हो गया। फिर यहां से क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये हो गया परिणामी सदिश, और इसको सी के साथ जोड़ देंगे, ये इसका परिणामी सदिश आ जाएगा। फिर इस परिणामी सदिश के साथ डी जोड़ देंगे तो ये इसका परिणामी सदिश आ जाएगा। तो ये परिणामी सदिश है ए बी और सी और डी का। ये किसका हो जाएगा, ए बी सी का। ये किसका हो जाएगा, ए और बी का। बहुभुज नियम क्या है कि आप दो को पहले 2 को जोड़ दो त्रिभुज के नियम से, फिर जो परिणामी आया उसके साथ सी मिला के जोड़ दो, फिर ये तीनों का आ जाएगा, और इन तीनों को इसके डी के साथ जोड़ दो तो चारों का आ जाएगा। इस ए सदिश के सापेक्ष इसके कोण अपन निकालते चलेंगे। ये बहुभुज का नियम है। यदि सदिश एक से ज्यादा है तो पहले 2 को जोड़ लो, फिर 2 का आया उसके साथ तीसरे का जोड़ लो, फिर तीसरे का आया उसके साथ, मतलब बहुत सारे त्रिभुज नियम। पहले इनका ये त्रिभुज नियम, फिर इन दोनों का त्रिभुज नियम, फिर ये त्रिभुज नियम। बहुत सारे त्रिभुज नियम को आपस में ऐड किया जा रहा है और वो बहुभुज की तरह लगता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, बहुभुज का नियम। दोस्तों एक बात ध्यान रख लें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम सदिशों को जोड़ने के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर 2 से ज़्यादा सदिश है तो बहुभुज नियम से जोड़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले 2 को त्रिभुज नियम से जोड़ दो, परिणामी सदिश के साथ नया सदिश फिर लगा के फिर त्रिभुज नियम से जोड़ दो। बहुत सारे त्रिभुज नियम बार बार अप्लाई करके क्या बना है, बहुभुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से यह फायदा है कि आप दोनों सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश की दिशा या अल्फा या बीटा कोण निकाल सकते हैं। एग्जाम के पर्पज से आपको त्रिभुज नियम अच्छे से आना चाहिए। त्रिभुज नियम ही ये है समांतर चतुर्भुज नियम, और वही बहुभुज का नियम है। न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, केवल जस्ट नॉलेज के लिए आपको तीनों के नाम याद रखने। ये बात जरूर याद रख लें, कई बार वो अगर बी सदिश के सापेक्ष पूछे तो आपको ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। ए सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश की दिशा तो अल्फा, टेन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। एक तो ये बात याद रखनी। बहुभुज का नियम कब अप्लाई करेंगे, जब 2 से ज्यादा क्या हो, सदिश हो, उनको आपस में जोड़ना हो। समांतर चतुर्भुज 2 एडजेसेंट साइड के रूप में वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर
उस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण होगी। एक बिल्कुल जनरल बात यहां देखिए, आपको ये 3 सदिश दिए हुए हैं और फिर बोला गया है कि क्या इन तीनों का योग 0 हो सकता है। ध्यान से देखना, 3 सदिश, क्या इन तीनों का योगफल 0 हो सकता है। कैसे पता करेंगे? पहले 2 सदिशों को जोड़ लो, कितना आ गया 18, इसमें से इसको माइनस कर दिए, कितना आ गया 2। अगर तीसरा सदिश 18 और 2 के बीच है तो तीनों का टोटल 0 हो सकता है। तीनों सदिशों का योग 0 हो सकता है अगर तीसरा सदिश इन दोनों के बीच में हो। क्या तीसरा सदिश 2 और 18 के बीच में? नहीं। तो आप कहेंगे इन तीनों सदिशों का योगफल 0 नहीं हो सकता। इसको देखिए, क्या इन तीनों का सदिश योगफल 0 हो सकता है? 15 को 4 से जोड़ेंगे तो 19, 15 में से 4 गए तो कितने हो गए? 11। तीसरा सदिश 11 और 19 के बीच में है, और बीच में है तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों सदिशों का योगफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो दोस्तों, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के नियम से 2 सदिशों के मान बराबर है। थीटा 90 डिग्री है तब मान होगा किसी एक सदिश का मान √2। अगर थीटा 60 डिग्री है तो किसी एक सदिश का मान और √3। अगर थीटा 120 डिग्री है तो किसी एक सदिश का मान परिणामी सदिश के बराबर होगा। 3 नियम है सदिशों को जोड़ने के लिए: त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। वास्तव में देखा जाए तो तीनों नियमों का मेन जो बेस है वो है त्रिभुज का नियम। tan अल्फा कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला याद करते टाइम सोचें कि ये देखिए a के सापेक्ष निकाला जा रहा है, तब कोण को अल्फा कह रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा? b। अगर b सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश की दिशा या कोण, जिसको बीटा कह रहे हैं, जब b के सापेक्ष निकाला जाता तो यहां पर कौन आ रहा है? a। इन दोनों को आप अच्छे से देख लें। a सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश का कोण अल्फा, b सदिश के सापेक्ष परिणामी सदिश का कोण क्या है? बीटा। जब अल्फा निकालना हो तो यहाँ b आएगा, जब बीटा निकालना हो तो यहाँ a, तो यहाँ भी a, और ये क्या है? b। बहुत सारे ट्रायंगल रूल या बहुत सारे त्रिभुजों को जोड़ते जोड़ते परिणामी सदिश निकालें तो बहुभुज, ये समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये था सदिशों का योगफल। अगले वीडियो में हम इस सदिशों के योगफल से कैसे न्यूमेरिकल आता है और किन अप्रोच में इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसको अच्छे से याद करें। न्यूमेरिकल में ये अप्रोच कैसे लगेगी उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चीज़ें आपको याद होगी तो आप उनका इस्तेमाल सही से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर आपको चीज़ें भी याद करवाई जाएगी और उनका सही इस्तेमाल कहाँ पर होगा ये भी बताया जाएगा। और इस ऐप की सबसे ख़ास बात यही है, सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। शक्ति का पास में होना ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आपको आना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाएंगे और उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी बताए जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।